अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर एंड एक्सप्लोजन। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऐसी कौन सी केमिकल्स हैं जो हमारी लैब को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जहाँ पर डायग्राम लिखे हुए सबसे पहले लिखा हुआ है फ्लेमेबल केमिकल। फ्लेमेबल केमिकल वो होते हैं जो आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग केमिकल जो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक फ्लेमेबल गैस है या फिर फ्लेमेबल एलिमेंट है। नेक्स्ट है रिएक्टिव केमिकल, या दो से ज़्यादा केमिकल जब आपस में मिल जाते हैं तो कोई रिएक्शन काज करते हैं। वो रिएक्शन अच्छा रिएक्शन नहीं होता, वो एक्सप्लोजन काज करेगा। पायरोफोरिक केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि हवा में उड़ने के बाद कंबशन काज करते हैं, या फिर उनकी चिंगारी उठती है, या फिर वो फायर काज करते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिक केमिकल, जहरीले केमिकल्स जो होते हैं। अच्छा जी, हमें क्या करना है अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। ये सारे के सारे केमिकल्स वैसे तो हम हॉस्पिटल्स में ऐसी प्लेसेस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर रिस्क बढ़ा रहता है कि आया कि कोई नागहानी आफात ना हो जाए। तो हमें कौन से ऐसे इकदाम करने हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी जो भी इन्वायरमेंट है, इसको जो भी वर्क प्लेस है, हम यहाँ पर बार बार मटेरियल को चेक करें, सामान को चेक करें, इक्विपमेंट को चेक करें, कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो उसको चेक करें। और अगर ये सब चीज़ें चेक एंड बैलेंस में रहेंगी, हम चीज़ों के केमिकल्स के बारे में जानते होंगे, तो तभी हमें पता होगा कि इसके क्या क्या रिएक्शन हैं और हमें इनसे कैसे बचना है। तो हमें कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने हैं ताकि हम सेफ रहें। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल। अच्छा जी, आपने जब भी ऐसे मटेरियल को स्टोर करना है तो इसके लिए कोई डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए, या तो वो एरिया हॉस्पिटल के स्टोर्स के से थोड़ा सा दूर हो, जहाँ पर इन सब चीज़ों को आप सेफ रखें ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन उधर आए नहीं। और दूसरा ये है कि एप्रोप्राइट कंटेनर्स का यूज़ करें जिसके अंदर ये गैस स्टोर की जाए, ताकि क्या हो, अगर वो लीक होंगे कंटेनर तो क्या होगा, लीकेज की वजह से भी आपको कोई खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन। जिस जगह पे आप स्टोर कर रहे हैं या जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं वो एरिया थोड़ा हवादार होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी गैसेस एक जगह पे इकट्ठी नहीं होंगी। दूसरा इग्निशन सोर्स। अच्छा जी, अगर आपको लगता है कि कोई गैस या कोई भी फ्लेम स्टैटिक एनर्जी काज कर सकता है, या कोई भी सोर्स है इग्निशन का जिससे चिंगारी उठ सकती है, तो आपको उस चीज़ को यूज़ करने से थोड़ा सा गुरेज करें। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल। आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के लिए आपको ग्राउंड एंड बाउंड इक्विपमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा एंटी स्टैटिक मटेरियल यूज़ करें ताकि आप ऐसी चीज़ों से बचे रहें। फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। अच्छा देखिए, हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, फायर अलार्म होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए। इसके अलावा स्प्रिंकलर कहते हैं, जहाँ भी उनको लगेगा फायर हुआ है वहाँ पर वो पानी गिरना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। एक्सटिंग्विशन एजेंट सुइटेबल फॉर द टाइप ऑफ फायर रिस्क। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। आपके पास जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके सबके ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर इस तरह का फायर हो जाए तो आपको इमरजेंसी प्रोसीजर को किस तरह से फॉलो करना है और फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह से चलाना है। नेक्स्ट है जी इक्विपमेंट मेंटेनेंस। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, इन सब जितने भी इसमें मटेरियल यूज़ होते हैं उनको मेंटेन करके रखना है। अगर वो ठीक से काम करेंगे तभी आप उनको ठीक से हैंडल करेंगे। अगर वो ख़राब होंगे, उनको ऐसे यूज़ करें इनकी ख़राबी में ही, तो क्या होगा, तो आपको हो सकता है कोई और नुकसान उठाना पड़े। नेक्स्ट है जी इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग। आपको जब भी कोई इमरजेंसी बन जाए तो उसमें आपको किस तरह से रिस्पांस करना है, आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करना है, और इमरजेंसी एग्जिस्ट से किस तरह से लोगों को निकालना है, ये भी हमारे उसमें एजुकेशन में आए। हैज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, क्लासीफाई हैज़ार्डस एरिया बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लेवल ऑफ फ्लेमेबल सबस्टेंस प्रेजेंट, इंस्टॉल एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट, सेफ गार्ड इन क्लासिफिकेशन हैज़ार्डस लोकेशन। अच्छा जी, आपको अगर पता है कि ये जगह थोड़ी नुकसानदेह हो सकती है, यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं, तो या फिर फ्लेमेबल सबस्टेंस हैं, तो आप क्या क्या करना चाहिए, आपको इसका एक इमरजेंसी एग्ज़िट बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ से किस तरह से बाहर निकल सके। पीपीई कहते हैं, प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट को। इसमें ये होता है कि आप प्रॉपर्ली ऐसे कपड़े पहने जो कि फ्लेमेबल ना हो, फ्लेम को रेजिस्ट करें। दूसरा प्रोटेक्टिव गियर, इसके अलावा मास्क पहनें और ऐसे एरिया पे जाएं जहाँ पर एक्सप्लोजन का रिस्क कम हो।
how work permit system implement hot work permit system for activity like welding, cutting or grinding, ensuring proper precaution are taken। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर इस तरह के केमिकल्स मौजूद हो तो आपको स्पेशल सारे प्रिकॉशंस का पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किस तरह से बचाना है। केमिकल कंपेटेबिलिटी, बी अवेयर ऑफ कंपेटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड मटेरियल टू प्रिवेंट रिएक्शन दैट लीड टू फायर एक्सप्लोजन। अगर आपके पास केमिकल्स का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से केमिकल आपस में मिलके क्या होंगे, रिएक्शन काज करेंगे। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, अच्छा जी, आप जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं, लोकल, नेशनल, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन, आपने क्या करना है, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है ताकि आप क्या करें, आप सेफ़ रहें और आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिस्क से महफूज रहें। ठीक है, इस चैप्टर में सारा का सारा बताया हुआ है कि आपने फायर और एक्सप्लोजन से किस तरह से बचना है और स्टैटिक एनर्जी क्या होती है। ये आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, सिर्फ पॉइंट पढ़ेंगे और वो आप अपने पेपर में बहुत सी चीज़ें आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं।